नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के शिवाजी के शासन प्रबंध पर अपना व्याख्यान दूंगी। शिवाजी न केवल एक अच्छे सेनानायक थे, वरन वे उच्च कोटि के सफल प्रशासक भी थे। डॉक्टर R.C. मजूमदार लिखते हैं कि वह केवल एक निर्भीक सैनिक और सफल सैनिक विजेता ही न था, वरन अपनी प्रजा का प्रबुद्धशील शासक भी था। रॉलिंसन महोदय ने भी शिवाजी की प्रशासकीय प्रतिभा को बतलाते हुए लिखा है कि प्राय सभी महान सेनानायकों की भांति शिवाजी एक महान शासक था, क्योंकि वही गुण जो एक योग्य सेनापति को पैदा करते हैं वह एक सफल संगठनकर्ता और राजनीतिज्ञ के लिए भी वांछनीय है। शिवाजी ने अपने नवोदित राज्य की जो श्रेष्ठतम प्रशासकीय व्यवस्था स्थापित की, वह इस बात का प्रमाण है कि शिवाजी न केवल श्रेष्ठ योद्धा और सेनापति ही थे, अपितु वे एक श्रेष्ठ व्यवस्थापक और सफल प्रशासक भी थे। तो हम देखते हैं कि उनके शासन की क्या रूपरेखा रही है। केंद्रीय शासन को हम सबसे पहले लेते हैं और साथ में उसके फिर कितने विभिन्न अंग रहे हैं। तो केंद्रीय शासन में सबसे पहला पायदान आता है राजा का। शिवाजी का शासन केंद्रीय स्वेच्छाचारी शासन था। राज्य की सारी शक्तियां शिवाजी के हाथों में केंद्रित थी, यानी कि समस्त प्रशासन की धुरी जो थी वो शिवाजी ही थे। उन पर किसी का प्रतिबंध अथवा नियंत्रण नहीं था। उनके आदेशों का सभी को अक्षरशः पालन करना पड़ता था। पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनको पदच्युत करने का अधिकार भी शिवाजी के पास ही था, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वे अपने समकालीन तानाशाहों से बिल्कुल अलग थे, भिन्न थे। शिवाजी ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आम जनता की उपेक्षा नहीं की और न ही जनता के अधिकारों का हनन किया। शिवाजी ने सत्ता का दुरुपयोग कभी भी नहीं किया और हर संभव तरीके से जनता के उत्थान की चेष्टा की। अतः शिवाजी ने राजस्व के जिन आदर्शों की कल्पना की थी, उनमें प्रजाहित, प्रजा सुरक्षा, न्याय, नैतिकता, सहिष्णुता और धर्म की उदात्त भावना थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद। शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। इस परिषद में कुल 8 मंत्री, यानी कि जिन्हें कहा गया अष्टप्रधान, इन सभी मंत्रियों को शिवाजी स्वयं नियुक्त करते थे। प्रत्येक मंत्री को एक विभाग सौंप दिया जाता था और अपने विभाग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता था। मंत्रियों को शिवाजी की आज्ञानुसार ही कार्य करना पड़ता था। मंत्रियों का कार्य सिद्धांत रूप में शिवाजी को परामर्श देना था, और वह भी जब राजा उसे सुनने की आकांक्षा करे। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। अब शिवाजी के जो अष्टप्रधान हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले हम कह सकते हैं पेशवा, यानी कि प्रधानमंत्री। इसे पंत प्रधान भी कहा जाता था। पेशवा का शाब्दिक अर्थ होता है नेता या अगुआ। पेशवा के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जिसका व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा होता था और जिसमें उच्च कोटि की राजभक्ति और स्वामी भक्ति होती थी। शासन की कार्यकुशलता, राज्य के विभिन्न अधिकारियों के कार्यों में संतुलन आदि का ध्यान रखना इसी का प्रमुख कर्तव्य हुआ करता था। दूसरा मंत्री हम लेते हैं अमात्य। इसका कार्य था अर्थ विभाग, यानी कि अर्थ विभाग का ये प्रधान होता था और इसे मजूमदार भी कहा जाता था। यह राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखता था और विभिन्न प्रांतों के हिसाब किताब की जांच पड़ताल भी करता था। तीसरा पायदान पे आता है एक मंत्री जिसे वाक्यानवीस के समान वो होता था। यह शिवाजी के गृह प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता था और दरबार की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण भी रखता था। राजा के भोजन आदि का प्रबंध भी यही करता था। चौथे पायदान पर आता है सचिव। इसे पंत सचिव भी कहते थे। यह राजा के पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व वहन करता था। परगनों आदि की आमदनी का हिसाब भी इसे ही रखना पड़ता था। यह राजकीय पन्नों को ठीक ढंग से तैयार करवाता था और इसे सुरनिस या शुरू नवीस भी कहा गया है। सुमंत यानी कि विदेश मंत्री। सुमंत के वही कार्य होते थे जो मुगल दरबार में दबीर के होते थे। यह विदेश मंत्री होता था। यह शिवाजी को विदेशी मामलों में और शत्रु से युद्ध और संधि के मामलों में परामर्श देता था। राष्ट्र के बाहर राजा और अपने देश के सम्मान और सुरक्षा का भार सुमंत पर ही था। सेनापति। यह सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी था। सैनिकों की भर्ती, सेना के संगठन, प्रशिक्षण, अनुशासन, रसद, युद्ध योजना आदि सेना संबंधी समस्त कार्यों को यही देखता था। सेना द्वारा लूटकर लाए गए माल का भी हिसाब यही मंत्री रखता था।
पंडित राव यह राज्य का मुख्य धर्माधिकारी यानी कि राजपुरोहित होता था। राज्य के द्वारा दी हुई धनराशि को गरीब ब्राह्मणों में बांटना और राज्य की ओर से दीन दुखियों की सहायता करना उसका काम था। लोगों के नैतिक आचरण पर भी वह निगाह रखता था। धार्मिक रीति रिवाजों के लिए नियम बनाना और जाति पाति के झगड़ों का निर्णय करना आदि भी उसके कर्तव्य थे। न्यायाधीश यह न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था, जो कि न्याय की व्यवस्था करता था। यह दीवानी फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनता था। हिंदू धर्मशास्त्र और परंपराओं के अनुसार निर्णय देता था। सेनापति को छोड़कर अन्य सातों मंत्री ब्राह्मण होते थे। न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर शेष सभी को आवश्यकता अनुसार सैनिक अभियानों में जाना और युद्ध का संचालन करना भी पड़ता था। अब हम कह सकते हैं कि मंत्रियों के वेतन किस तरह के रहे होंगे। तो सभी मंत्रियों को राजकोष से वेतन दिया जाता था। पेशवा को 15,000 होण वार्षिक, अमात्य को 12,000 होण वार्षिक और अन्य 6 मंत्रियों का वेतन 10,000 होण वार्षिक दिया जाता था। अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपयुक्त ये जो 8 मंत्री हैं जो कि अभी मैंने पहले बताए, इसके अतिरिक्त राज्य के समुचित पत्र व्यवहार के लिए विभिन्न चिटनिस और मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रत्येक मंत्री की सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी होते थे, जैसे फड़निस, सबनिस, मजूमदार, पोतनिस, जायदार और दावन इत्यादि। सैनिक प्रबंध शिवाजी की शक्ति का प्रधान स्रोत उसकी सेना थी। अपनी सैनिक शक्ति के बल पर ही उन्होंने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अतः अपनी सैन्य व्यवस्था की ओर से शिवाजी ने विशेष ध्यान दिया था। शिवाजी से पहले मराठा सैनिक 6 महीने सेना में और 6 महीने खेतों में कार्य किया करते थे। शिवाजी ने इस व्यवस्था को समाप्त कर स्थायी सेना की व्यवस्था की, जो सदैव राज्य की सेना में संलग्न रहती थी, राज्य की सेवा में संलग्न रहती थी। अश्वारोही सेना के बारे में अगर हम कहें तो शिवाजी की सेना का प्रधान अंग ही यही सेना होती थी, जो महाराष्ट्र के पर्वतीय प्रदेश के लिए बड़ी उपयुक्त थी। अश्वारोही सेना में 2 प्रकार के अश्वारोही होते थे, पहले बारगीर और दूसरा सिलेदार। बारगीर में वे अश्वारोही सैनिक होते थे जो कि प्रत्यक्ष वेतन भोगी होते थे। इन्हें राज्य की ओर से आवश्यक युद्ध सामग्री मिलती थी। और सिलेदार अश्वारोही युद्ध हेतु शास्त्रों का प्रबंध स्वयं करते थे। इन्हें बारगीर की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता था। अश्वारोही सेना का संगठन पागा कहलाता था। अश्वारोही सेना की सबसे छोटी इकाई 25 बारीगरों का एक दल होता था। इसका मुख्य अधिकारी हवलदार होता था। शिवाजी ने घोड़ों को दाग देने और घोड़ों को हुलिया लिखने की व्यवस्था भी की थी। पैदल सेना की बात करें तो इन्हें पायक कहा जाता था। पैदल सैनिकों में 9 पायकों की सबसे छोटी इकाई होती थी। इनका मुख्य नायक कहलाता था। इनका वेतन साधारण होता था। 5 नायकों पर एक हवलदार होता था। 2 या 3 हवलदारों पर एक जुमलादार होता था। जल सेना शिवाजी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए विशेषकर जंजीरा के सीधियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक जल सेना भी निर्मित की थी। इसमें विभिन्न प्रकार के 400 जहाज थे। इनमें 5 प्रकार के युद्धपोत और कुछ बड़ी बड़ी नावें भी थी। अंगरक्षकों की सेना शिवाजी के 2000 चुने हुए अंगरक्षक थे। ये बड़े ही साहसी, वीर, बलिदान की प्रेरणा से प्रेरित थे। इन अंगरक्षकों की सेना पर पूरा व्यय राज्य की ओर से होता था। तोपखाना शिवाजी के सैनिक प्रशासन में तोपखाने का अलग विभाग था। किलों में भी छोटा तोपखाना होता था, जिसे दारू खाना कहा जाता था। दारुल होता है वैसे, कि दारुल खाना कहा जाता था। इसमें विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी तोपें होती थी। शिवाजी की सेना में लगभग 200 तोपें थी। शिवाजी ने तोपें बनाने का जो कोई काम था, उसका कोई कारखाना स्थापित नहीं किया था। वे प्राय फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से ही तोपें जो थे वो खरीदते थे। सैनिकों को नकद वेतन कहते हैं। शिवाजी की सैनिक व्यवस्था की एक विशेषता थी कि वे सैनिकों और उनके अधिकारियों को उनकी सैनिक और सामरिक सेवाओं के लिए जागीर या भूमि नहीं देते थे, बल्कि नकद वेतन देते थे। शिवाजी ने सैनिक व अन्य अधिकारियों को किसी भी पद या पुरस्कार के लिए जागीर देने की प्रथा बंद कर दी थी और इसके अतिरिक्त उन्होंने सेना में किसी पद को भी वंशानुगत नहीं किया। हेग ने इस संबंध में लिखा है कि शिवाजी ने प्रबल सामंतों से जो खतरा पैदा हो सकता है उसे समझा और इसी से उसने कोई जागीर नहीं दी। सभी कोटि के सरकारी कर्मचारियों, सैनिकों और असैनिकों दोनों को ही कोष से वेतन दिया जाता था।
सैनिक अनुशासन की बात करें तो शिवाजी ने मराठा सरदारों को एकत्रित करके जो एक राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी, जो राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत थी और महाराष्ट्र में स्वराज्य स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी, यानी कि तत्पर रहती थी। शिवाजी की सेना सामान्य जनता में से निर्मित की गई थी। जनता को शिवाजी के प्रति केवल निष्ठा ही नहीं, अपितु अपने कल्याण और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शिवाजी के कार्यों में भी पूर्ण श्रद्धा थी। इसलिए ऐसी जनता में से आए हुए सैनिकों ने शिवाजी के लिए असीम बलिदान दिया था। दुर्गों का प्रबंध, शिवाजी ने दुर्गों की ओर भी विशेष ध्यान दिया था। ये दुर्ग अपने सामरिक महत्व और प्रभाव के कारण राज्य के प्राण थे। उनकी सुरक्षात्मक उपयोगिता थी। शिवाजी ने इस तथ्य को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए भली भांति समझ लिया था। इसलिए शिवाजी ने नए नए जो है दुर्गों का निर्माण किया, पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया, सभी दुर्गों का रख रखाव, उनका प्रबंध, उनकी सैनिक व्यवस्था, सुरक्षा को बड़ी ही सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से किया था। दुर्गों के महत्व के विषय में रॉलिंसन ने लिखा है कि लोगों को यह सिखलाया जाता था कि दुर्गों को वे अपनी माँ समझें, और यह वास्तव में ऐसा ही था, क्योंकि आक्रमण के समय पास पड़ोस के ग्रामवासियों को वहाँ शरण मिलती थी। आर्थिक व्यवस्था, शिवाजी प्रशासन में धन का महत्व भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने राज्य की आय के लिए समस्त संभावित साधनों की समुचित व्यवस्था की थी। राज्य की अर्थव्यवस्था को उन्होंने सुसंगठित और सुदृढ़ बनाया था, और उसके कुछ हम भाग देख सकते हैं, जैसे कि भूमि प्रबंध। अन्नाजी दत्ता के निर्देशन में भूमि का सर्वेक्षण कराया गया, प्रत्येक गांव की भूमि को नापा गया, क्षेत्रफल को लिखा गया, भूमि को उत्तम, मध्यम और हीन यानी कि 3 श्रेणियों में बांटा गया था। भूमि कर की बात करें तो भूमि का वर्गीकरण करने के बाद शिवाजी ने उपज के वितरण के खसरे तैयार करवाए थे। किसानों से उपज का 30% लिया जाता था, परंतु जब अन्य कर समाप्त कर दिए गए तो तब किसानों से उपज का 40% तक लिया जाने लगा था। अनेक स्थानों में भूमि कर नकद अथवा उपज के रूप में चुकाया जा सकता था। राज्य के कुछ भागों में शिवाजी ने बटाई की भी प्रथा प्रचलित कर दी थी। इसके अनुसार कुल उपज का आधा भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। निश्चित कर देने से अब जो किसान हैं अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें कितना भूमि कर देना है, और वे इससे बिना किसी शोषण और अत्याचार के राजकोष में जमा करा सकते थे। एक बार निश्चित कर देने के बाद कृषकों को संपूर्ण संरक्षण और आश्वासन मिल जाता था। कृषक यानी कि किसानों के हितों के लिए अपने शिवाजी ने क्या कार्य किए? अनवरत युद्धों और अभियानों में व्यस्त रहने के कारण शिवाजी किसानों की स्थिति और कृषि की दशा की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सके थे। अनावृष्टि, अतिवृष्टि के कारण कृषकों को उत्तम बीज, बैल, कृषि के अन्य उपकरण और सामान के लिए अनुदान दिया जाता था। कम ब्याज की दर पर ऋण भी दिए जाते थे। बंजर भूमि को जोतने पर प्रारंभ में तो कृषकों से भूमि कर नहीं लिया जाता था। जहाँ नए गांव बसाए जाते थे वहाँ कृषकों को भी नए हल और बैल दिए जाते थे। बीज और प्रारंभिक जीवन निर्वाह के लिए धन भी दिया जाता था। राज्य की आय के साधन कौन कौन से रहे हैं? तो राज्य की आय के प्रमुख स्थायी साधन तो भूमि कर, व्यापारिक कर, मुद्रा, आर्थिक दंड, चौथ और सरदेशमुखी थे। भूमि के क्रय विक्रय और हस्तांतरण पर लगे कर से, इकामी भूमि पर लगे कर से, व्यापारियों, शिल्पियों, अन्य व्यवसायों पर लगे करों में राज्य की आय में वृद्धि होती थी। टकसालों से भी राज्य को अच्छी आय प्राप्त होती थी। भेंट, उपहार, आयात निर्यात आदि पर भी राज्य की आय के ये जो कर लगाए जाते थे राज्य की आय के अच्छे साधन थे। भूमि कर से तो आय पर्याप्त न होने से शिवाजी ने शत्रु क्षेत्र से चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 अन्य कर भी वसूल किए थे। अब ये चौथ कर क्या है? तो महादेव गोविंद रानाडे लिखते हैं कि चौथ एक ऐसा कर था जो मराठे एक प्रदेश को किसी तीसरी शक्ति के आक्रमण से बचाने के लिए मूल्य के रूप में वसूल किया करते थे। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि चौथ देने से वह स्थान मराठा सैनिकों की अवांछनीय उपस्थिति और असैनिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था, परंतु विदेशी आक्रमणों से उसकी रक्षा करने की शिवाजी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। सरदेशमुखी, शिवाजी स्वयं को संपूर्ण महाराष्ट्र का सरदेशमुखी समझते थे, अतः वे अपने को सरदेशमुखी अथवा 10वें भाग का अधिकारी समझते थे। ये प्रदेश की आय का 1/10 भाग होता था। चौथ
और सरदेशमुखी दोनों ही कर पड़ोसी राज्यों, प्रदेशों, नगरों से या अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। राज्य के व्यय के प्रमुख मद सेना और प्रशासन था। व्यापार और वाणिज्य का देखें तो शिवाजी का संपूर्ण जीवन जो है वो मुगलों और बीजापुर सुल्तान से निरंतर संघर्ष करने में और अपने नवीन राज्य की स्थापित करने और उसके विकास में व्यतीत हो गया। इसी कारण वे राज्य की आर्थिक समृद्धि की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सके थे। फलतः राज्य में वाणिज्य व्यापार उपेक्षित हो गए। फिर भी युद्ध अभियानों से समय निकालकर शिवाजी ने अपने राज्य में व्यापार और उद्योग की ओर भी ध्यान दिया था। शिवाजी ने व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें नगरों में अधिक और अनेक सुविधाएं दी। राज्य के आंतरिक व्यापार के प्रोत्साहन के लिए शिवाजी ने भारी आयात कर लगाए। उनके राज्य में कल्याण, भिवंडी, चौल, राजापुर, कोल्हापुर, रायगढ़ ये सब जो है प्रसिद्ध नगर व्यापार के केंद्र थे। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था जो थी वो हिंदू धर्मशास्त्रों पर आधारित थी। न्याय प्रबंध उच्च कोटि का था। यद्यपि न्याय क्षेत्र में हिंदू परंपराओं रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखा जाता था, फिर भी अन्य धर्म वालों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं था। न्याय निष्पक्ष हो यही सर्वोपरि बात थी। नियमों का विश्लेषण करने के लिए योग्य पंडित होते थे। न्यायाधीश के पद पर केवल ब्राह्मण जो हैं वो ही नियुक्त किए जाते थे जिन्हें धर्मशास्त्र का ज्ञान होता था। वे न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमे किया करते थे, सुना करते थे, परंतु कभी कभी फौजदारी के मुकदमों का निर्णय पटेल भी किया करते थे और अंतिम अपील जो है वो खुद शिवाजी के पास हो सकती थी, जिसका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता था। गांव वालों के झगड़ों का फैसला ग्राम पंचायतें किया करती थी। शिक्षा और दान व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा के लिए कोई संगठित और व्यवस्थित राजकीय विभाग तो नहीं था। नियमित और व्यवस्थित शालाएं नहीं थी, परंतु राज्य के विभिन्न नगरों में विद्वान और जिज्ञासु ब्राह्मणों के निवास निजी शाला के समान शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए जाते थे और राज्य की ओर से संतों, पंडितों, विद्वानों को दान दिया जाता था। जिन विद्वानों को शिवाजी का संरक्षण प्राप्त था और जिनको शिवाजी की ओर से अनुदान प्राप्त हुए थे, उनमें कुछ ऐसे थे जैसे जयराम पिंडे, कबींद्र परमानंद, केजल के केवल भारती, जालाना के 3 पाठक, मधुलगांव के देव भारती, महाबलेश्वर के गोपाल भट्ट और चाकण के सिद्धेश्वर भट्ट और चिंचबड़ के देव गोस्वामी। संतों को भी शिवाजी ने मुक्त हस्त से यानी कि खुले हाथ से बिना धार्मिक भेदभाव के दान दिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उनमें रामदास, मौनी, बाबा याकूत आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त मंदिरों, पवित्र देव स्थलों के निर्माण, जीर्णोद्धार के लिए भी अनुदान दिए गए। उन्होंने रायगढ़ में जगदीश्वर का मंदिर और प्रतापगढ़ में भवानी का मंदिर भी बनवाया था। अब हम चलते हैं प्रांतीय शासन की ओर। शिवाजी का साम्राज्य अत्यंत विशाल था। केंद्र द्वारा सारे राज्य का प्रशासन चलाना संभव नहीं था, इसलिए शिवाजी के अधीन जो राज्य था उसको प्रशासन की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया गया था। केंद्रीय प्रांत जो शिवाजी के सीधे नियंत्रण में था, यह स्वराज्य कहलाता था। उत्तरी प्रांत, इसमें उत्तरी बम्बई, कोंकण, दक्षिण सूरत, बगलान, पूना की तरफ का दक्षिण पठार, डौग और कोल्ली प्रदेश सम्मिलित थे। दक्षिण प्रांत में दक्षिण बम्बई, कोंकण, सावंतवाड़ी और उत्तरी कनारा का समुद्र तटीय प्रदेश सम्मिलित था। दक्षिण पूर्वी प्रांत में इसमें सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़ और कोप्पल के जिले शामिल थे। प्रांतपतियों की नियुक्ति शिवाजी द्वारा होती थी। प्रत्येक प्रांत में सेना रहती थी जिसका सेनापति प्रांतपति ही होता था। प्रांतों की रक्षा करना, वहाँ शांति स्थापित करना, लगन और अन्य कर वसूल करना, इन सब के मुख्य कार्य हुआ करते थे। प्रांत प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से परगनों में विभक्त था और परगने का अधिकारी जो था वो आधुनिक जिलाधीश के समान होता था। प्रत्येक परगना तरफ में विभक्त था और प्रत्येक तरफ में कुछ गांव होते थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और पटेल जो था यानी कि पाटिल जो था वो ग्राम शासन का आधार था। गांव में स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतें हुआ करती थी। पाटिल और कुलकर्णी इनकी सहायता करते थे। इस प्रकार शिवाजी का जो शासन प्रबंध है वो व्यवस्थित था।
हेग लिखते हैं कि उनकी सारी प्रजा उन तक पहुंच सकती थी और साधारण लोग उसे ऐसी श्रद्धा भक्ति की दृष्टि से देखते थे जैसा उसके समकालीन भारत का अन्य कोई शासक नहीं देखा जाता था। शिवाजी के प्रशासन के विषय में ग्रांट डफ ने लिखा है कि उसकी शासन व्यवस्था जनता के लिए हितकर और सुखदायक थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिवाजी एक कुशल सफल शासक प्रबंधक थे, उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, राष्ट्र निर्माता के रूप में भी उन्हें जाना जा सकता है।